नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की हम खबरों के साथ। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से एक तस्वीर सामने आई है जिस पर समाजवादी पार्टी ने तुरंत एक्शन की मांग की है। दरअसल रेलवे अस्पताल के शौचालय की दीवारों पर लाल और हरे रंग के टाइल्स लगाए गए हैं जिनका रंग समाजवादी पार्टी के झंडे जैसा है। इसे लेकर सपा की तरफ से आपत्ति जताई गई, साथ ही तुरंत इसे ठीक करने की मांग की गई है। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय स्थित ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय के शौचालय में दीवारों पर लाल हरे टाइल्स लगाए जाने को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना दिया है। सपा ने ट्वीट कर इसे सरकार की दूषित मानसिकता का परिचायक बताया, तो वहीं रेलवे ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा कहा है। सपा ने कहा कि दूषित सोच रखने वाले सत्ताधीशों द्वारा गोरखपुर रेलवे अस्पताल में शौचालयों की दीवारों को सपा के रंग में रंगाना लोकतंत्र को कलंकित करने वाली शर्मनाक घटना है। इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और इसे बदला जाना चाहिए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन में जो शौचालय बीजेपी सरकार ने बनवाया, उसमें समाजवादी पार्टी के रंग से शौचालय बनाया। ये इनकी दूषित मानसिकता दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो इतनी नीच है कि उसकी कोई हद नहीं। शौचालय के रंग को लेकर हुए विवाद के बीच पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि टाइल्स को लगाने का उद्देश्य बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करना है। इसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। ये टाइल्स स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत सालों पहले लगाई गई है। इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर में ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल है। इसे रेलवे संचालित करता है और यहाँ रेल कर्मियों का इलाज होता है। लोगों की सुविधा के लिए अस्पताल में टॉयलेट बनाया गया है। शौचालय में लाल और हरे रंग की टाइल्स लगाई गई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से अब बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। राज्य में 3 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में इस मसले पर तकरार और बढ़ने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के रवैये से नाराज बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बसपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सपा से हाथ मिलाया था, लेकिन उनके पारिवारिक अंतकलह के कारण बसपा के साथ गठबंधन कर भी वो ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। मायावती ने स्पष्ट कहा कि राज्यसभा चुनाव में बसपा सपा प्रत्याशियों को बुरी तरह हराएगी। इसके लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और अगर बीजेपी को या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट देना पड़े तो वो भी करेंगे। इसके साथ ही मायावती ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 7 विधायकों के निलंबन का भी ऐलान कर दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी में बगावत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बीएसपी मुखिया ने कहा है कि हमारे 7 विधायकों को तोड़ा गया है। समाजवादी पार्टी की हरकत उसे भारी पड़ेगी। मायावती ने यह भी कहा है कि बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सपा के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन अपनी परिवार की लड़ाई के कारण सपा बीएसपी के साथ गठबंधन का आर्थिक लाभ नहीं ले सकी। साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने बातचीत करना बंद कर दिया था। इस वजह से बीएसपी ने भी दूरी बना ली थी। बीजेपी से मिले होने के आरोपों को बीएसपी प्रमुख ने सिरे से खारिज किया। वो भी पार्टी उनके दूसरे उम्मीदवार को यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी, तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। बीएसपी विधायकों की तोड़फोड़ को लेकर भी मायावती ने सपा पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। राज्यसभा चुनाव में बीएसपी सपा प्रत्याशियों को बुरी तरह हराएगी। इसके लिए अगर बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना पड़े तो हम वो भी करेंगे। से खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी वन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। आज जिस तरीके की भाषा हम लोगों को सुनने को मिली है, जिस तरीके से माननीय मायावती जी ने कहा है कि वो अपनी जरूरत पड़ी तो अपने वोट भारतीय जनता पार्टी को दे सकती हैं, ये वो बात कहीं न कहीं साबित करता है जो चर्चा में बहुत दिनों से थी कि ये एक्चुअली बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रही है। इसके साथ ही मायावती ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 7 विधायकों को निलंबन का भी ऐलान कर दिया। असलम राइनी, असलम अली,
मुज्तबा सिद्दीकी को भी निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल और वंदना सिंह को भी बीएसपी ने निलंबित कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बगावत करने वाले विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। हालांकि विधायक अब भी खुद को बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही बता रहे हैं। निलंबित विधायकों के मुताबिक वो कल भी बसपा में थे और आज भी पार्टी के साथ है। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने की खबरों को भी अफवाह बताया है, जिसके लिए उन्होंने हमको इनवाइट किया। हम लोग वहीं बैठ करके हम लोग आपस में बात करेंगे कि आपस में क्या करना है आगे। आप लोग की विधायिका भी जो है रद्द करने की बात कही जा रही है। माननीय बहन जी हम सबकी नेता हैं। बहन जी ने भी अब तक तो पार्टी से निलंबित किया है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के विधायक कल भी थे, आज भी हैं। हम लोग पार्टी छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल तो मुलाकात भी हुई थी आप लोगों की। किससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी बातें हैं अफवाह है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। उन्नाव से पूर्व सांसद अनु टंडन ने लगातार उपेक्षा से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना चाहती हैं। अनु टंडन उन्नाव से कांग्रेस की सांसद और गांधी परिवार के करीबी रही हैं। प्रदेश में वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा ट्विटर पर की और इसके साथ ही अपना बयान भी जारी किया। टंडन का कहना है कि प्रदेश में नेता अपनी ब्रांडिंग में लगे हैं, कोई पार्टी के हित के बारे में नहीं सोच रहा है। अनु टंडन के साथ ही उनके करीबी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अंकित परिहार ने भी इस्तीफा दे दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चल रहा धोखाधड़ी का मुकदमा समाप्त हो गया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शासन की तरफ से दी गई मुकदमा वापसी की अर्जी मंजूर कर ली है। मामला कौशाम्बी जिले के मोहब्बतपुर पैसा का है। ये केस साल 2008 में दर्ज हुआ था। आरोप था कि केशव प्रसाद मौर्य अपने सहयोगियों के साथ फर्जी रसीद के जरिए चंदे की वसूली कर रहे थे। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र पेश किया था। ये मुकदमा प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। पिछले दिनों यूपी सरकार ने इस मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया था। सरकार के इस फैसले को कोर्ट से मंजूरी दिलाने के लिए अभियोजन ने अर्जी दाखिल की थी। केंद्र सरकार गरीबों के स्वास्थ्य को लेकर महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना चला रही। इसके तहत गरीबों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। हालांकि गरीबों की मदद के नाम पर कई जगहों पर उनके साथ ठगी के मामले सामने आए हैं, जहां शाती ठग भोले भाले गांव वालों को बहला फुसलाकर कार्ड बनवाने के नाम पर पैसे वसूल कर गायब हो जा रहा है। गोंडा में आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। उमरी थाना इलाके के बेगमगंज क्षेत्र में 4 व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बनकर गांव पहुंचे और कार्ड बनवाने के नाम पर उनके बैंक खाते से 1000 से 5000 रुपए तक उड़ा दिए। शातिर ठगों ने ग्रामीणों से आधार कार्ड की जानकारी लेकर और अंगूठा लगवाकर खाते से रुपए निकाल लिए। कोई मालूम नहीं था। वो 4 आदमी ने मास्क लगाया था मुंह पे और पहचान में नहीं आ रहे थे। जो वही अपना उठा दस्तखत कराते रहते और सब लोग का मतलब पूरे गांव का पैसा ले गए। पूरे गांव का पैसा ले गए जी। कहाँ से आए रहा 4 जने मार्शल लेके और 4044 रुपया रहा। कहीं आधार लेके आओ, बैंक कापी लेके आओ, बैंक कापी लान, आधार लेके आन, कहीं ना उठा लगाओ। मोदी वो दवाई 5 लाख का कार्ड बना रहा, फ्री में दवा होगी, कोई बीमार होएगा तो हम कहें ठीक है। लिया आए थे लेके आए, बस वो सारा पैसा निकाल लिया। फिर कुछ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के चक्कर में कुछ लोग आए हुए थे, जो इन लोगों का आधार से अंगूठा लगवा के पैसा निकाल लिए हैं। और इसकी सूचना इन लोगों को मिली जब बैंक जाके चेक कराए अपना अकाउंट, उसमें पता चला किसी के खाते से 1000, किसी के खाते से 4000, किसी के खाते से 5000 ऐसे करके पैसा निकाल लिया गया है। इस पर अभी बात करके और कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकारी योजनाओं के नाम पर गरीबों से ठगी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जरूरी है कि जहां पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे, वहीं समाज को भी इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है, ताकि लोग ठगी का शिकार होने से बच सकें। कोरोना महामारी के बीच इस साल कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कुशीनगर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान गरीबों, बेसहारा और जरूरतमंदों की मदद करने वालों का सम्मान इस बार महोत्सव में होगा। 20 दिसंबर को कोरोना वॉरियर्स को संकट के साथ ही सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कोरोना के प्रहार से पूरी दुनिया ठप हो गई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आज भी पूरा देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।
कोरोना लॉकडाउन के कारण लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। प्रवासी श्रमिकों को सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोई पैदल, कोई साइकिल से तो कोई बस और ट्रक में बैठकर घर के लिए निकल पड़ा। हालांकि इस संकट की घड़ी में कई हाथ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में आगे बढ़े। सरकार के साथ साथ तमाम लोग मुश्किल वक्त में सहायता के लिए आगे आए। ऐसे ही मददगारों और संस्थाओं को इस बार कुशीनगर महोत्सव के मंच पर संकट के साथ ही सम्मान से नवाजा जाएगा। यह वह लोग थे जो संवेदनशीलता के साथ लोगों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। ऐसे लोगों को सम्मानित करने का कुशीनगर महोत्सव आयोजन समिति ने जो निर्णय लिया है वह निर्णय स्तुत्य है। संकट के साथ ही सम्मान से सम्मानित किया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है हमारे समाज को सुंदर बनाने की दिशा में। इसके लिए मैं कुशीनगर महोत्सव आयोजन समिति की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस प्रयास से उन सभी लोगों को सम्मान मिलेगा जिन लोगों ने एक बेहतरीन प्रयास इस संकट के काल में किया और लोगों को मानवता की सेवा की। वैसे तो मदद के लिए उठने वाला हर हाथ पूजनीय है, लेकिन इस सम्मान को पारदर्शी बनाने के लिए आयोजन समिति ने चयन कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसमें पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। कुशीनगर महोत्सव आयोजन समिति द्वारा कोरोना काल में मदद के लिए आगे आए लोगों का सम्मान करने का निर्णय बहुत ही सराहनीय है। ऐसे समय में जबकि लोग महामारी से बचने के लिए एकांकी जीवन जी रहे थे, घरों में कैद थे, ऐसे समय में अपनी जान की बाजी लगाकर गरीबों, मजदूरों, दलितों, वंचितों की सेवा के लिए जो लोग आगे बढ़े, निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। ये जो कोरोना काल में जिन लोगों ने मदद किया है उसके लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है और इससे आने वाले नए लोगों में इससे उत्साह बढ़ेगा। और जो कुशीनगर महोत्सव के आयोजक हैं विनय राय जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जिससे कि आने वाले लोगों में आगे लोगों में और इस चीज़ के लिए और प्रोत्साहन होगा और ये बहुत अच्छा काम है कि उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। महोत्सव समिति ने हर श्रेणी में पुरस्कार देने का फैसला किया है। उद्योग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन, पुलिसकर्मी और प्रशासन से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर, सांस्कृतिक संगठन, शिक्षक, व्यापारी, साहित्य, संगीत, कला और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों का सम्मान कुशीनगर महोत्सव में होगा। आजमगढ़ पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब हथियारों के साथ 6 बदमाश जांच के दौरान उसकी गिरफ्त में आ गए। सभी बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। मामला आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली इलाके का है, जहां पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और तमंचे बरामद किए गए हैं। खबरों के मुताबिक एक आरोपी जीएनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष का भाई है। पुलिस ने बताया कि सभी शातिर बदमाश और इनके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज हैं। थाना जीएनपुर और स्वैट टीम इसके दोनों के संयुक्त प्रयास में, अभियान में ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये एक जगह इकट्ठा थे और किसी घटना को अंजाम देने के चक्कर में थे। जब पुलिस की दोनों टीमें वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो मामूर थी, तो ये उनके हत्थे लगे और इनकी गिरफ्तारी हुई। बड़ी असला की गिरफ्तारी हुई है और घटना भी रुकी है। सभी 6 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये सभी बदमाश लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, साथ ही अवैध असलहों की तस्करी भी करते थे। हाथरस कांड के सहारे विपक्षी दल जहां बीजेपी को दलित विरोधी बताने में जुटे हैं, तो वहीं योगी सरकार ने इस समाज से जुड़ाव के लिए भावनाओं की बड़ी डोर बढ़ाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाने का फैसला लिया है। सभी जिलों में वाल्मीकि जयंती रामायण का पाठ भी कराया जाएगा। 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। सभी जिलों में वाल्मीकि रामायण का पाठ भी कराया जाएगा। उपचुनाव वाले जिलों को छोड़कर प्रदेश भर में आयोजन के संबंध में सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि विश्व के आदि कवि हैं, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध कालजयी कृति रामायण महाकाव्य की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सामाजिक मूल्यों, मानव मूल्यों और राष्ट्र मूल्यों की स्थापना का आदर्श है। कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों, कलाकारों का चयन किया जाएगा।
जिला स्तर पर चयनित मंदिरों और अन्य स्थलों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रदेश सरकार ने चुनाव वाले जिलों के अलावा सभी जिलों में भव्य रूप से वाल्मीकि जयंती मनाने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। संस्कृति विभाग इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुनकरों की समस्या को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में कांग्रेस महासचिव ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना को फिर से बहाल करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को बुनकरों की समस्याओं को लेकर पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में प्रियंका ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना को दोबारा बहाल करने की मांग को प्रमुखता के साथ उठाया है। कांग्रेस महासचिव ने पत्र में लिखा कि पिछले कुछ समय से वाराणसी के बुनकर बहुत ही परेशान और हताश हैं। पूरी दुनिया में मशहूर बनारसी साड़ियों के बुनकरों के परिवार दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। कोरोना महामारी और सरकारी नीतियों के चलते उनका पूरा कारोबार चौपट हो गया है, जबकि उनकी हस्तकला ने हमेशा उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सरकार को इस कठिन दौर में बुनकरों की पूरी सहायता करनी चाहिए। यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखे पत्र में कहा कि यूपीए सरकार ने वर्ष 2006 में बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना लागू की थी, मगर मौजूदा सरकार ने ये योजना खत्म करके बुनकरों के साथ नाइंसाफी कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने फर्जी बकाया के नाम पर बुनकरों का उत्पीड़न तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की और कहा कि जो बिजली के कनेक्शन कट गए हैं उन्हें तत्काल जोड़ा जाए। यूपी सरकार वायु प्रदूषण के लिहाज से अत्यधिक प्रदूषित 16 शहरों में अब सख्ती करने जा रही है। इन शहरों में 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर पैन जूम कैमरे लगाए जाएंगे और औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे सर्दी दस्तक देनी शुरू की है, वैसे वैसे वायु प्रदूषण का ग्राफ भी बढ़ रहा है। यूपी में वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित 16 शहरों को चिन्हित किया गया है। इनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा और वाराणसी शामिल हैं। इसके अलावा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली और मेरठ का नाम भी सबसे प्रदूषित शहरों में है। इसे देखते हुए सरकार ने इन शहरों में सतर्कता बरतने की विशेष हिदायत दी है। इन शहरों में नगरीय निकायों और जिला प्रशासन को सड़कों पर धूल नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमित जल छिड़काव के साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियमित जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। कूड़ा जलाने पर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया है। निर्माण स्थलों पर धूल ना उड़े, इसका विशेष ख्याल रखने को कहा गया है। दोषियों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ ही कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अफसरों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर वहां प्रदूषण के स्तर को देखने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण के लिहाज से चिन्हित हॉटस्पॉट पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण स्तर को नियमित कर जांच कर वायु प्रदूषण रोकने के हर संभव कदम उठाए जाएंगे। खेतों में पराली ना जलाई जाए, इसका भी ध्यान रखने को कहा गया है। प्रयागराज में नाबालिग लड़की के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सब्जी लेने घर से बाजार गई लड़की को बेखौफ दबंगों ने तमंचे के बल पर अगवा कर लिया। पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी है। प्रयागराज में नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। मामला कौंधियारा थाना क्षेत्र के अखोड़ा बाजार का है। गांव के युवकों पर तमंचे की नोक पर अपहरण करने का आरोप लगा है। परिजनों की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों के घर और परिचितों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। नामजद 6 लोगों में से 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कौन कौन लोग अपहरण किए हैं? सौरभ है, महबूद है, उनका पकड़ना है खुद से। बच्ची की उम्र क्या होगी? 16 साल। अभियोग में नामजद 2 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया गया है। 2 अन्य व्यक्ति जिनका नाम सर्विलांस व अन्य माध्यमों से प्रकाश में आया है, उनको भी पूछताछ हेतु अभी थाने पर बुलाया गया है। CO 12 के नेतृत्व में इस बालिका की बरामदगी हेतु कुल 3 टीमों का गठन किया गया है। ये तीनों टीमें अलग अलग क्षेत्रों में सर्विलांस के माध्यम से बालिका की बरामदगी हेतु प्रयासरत हैं। जल्द ही इस बालिका की बरामदगी की जाएगी। खबर के मुताबिक नाबालिग लड़की सब्जी खरीदने के लिए डर से बाजार गई थी। रास्ते में पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उसे लौटते समय
तमंचे के बल पर अगवा कर लिया। घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। आरोपियों की गिरफ्तारी और लड़की की बरामदगी के लिए 3 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है। प्रयागराज में मऊआइमा थाना इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया था। भीड़ के बीच एक शख्स लगातार फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। वहां मौजूद लोग उसकी हौसला अफजाई भी करते सुनाई दे रहे हैं। हर्ष फायरिंग पर सख्त कानून है, बावजूद इसके खुलेआम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। ये वीडियो 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हर्ष फायरिंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये थाना मऊआइमा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 27 तारीख का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 व्यक्ति हर्ष फायरिंग कर रहे थे। पुलिस ने तत्काल मौके पे पहुंचकर इस पे कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्ति शिवाकांत द्विवेदी और सचान पटेल को गिरफ्तार कर लिया है और उन पे जो आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं वो दाखिल करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो लाइसेंसी रिवॉल्वर था उसके निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी की जा रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर हमला बोला है। आदित्य यादव ने कहा कि मायावती ने नेताजी को लेकर जो बयान दिया है वो निंदनीय है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा आदित्य यादव ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी पार्टी के सभी कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और चुनाव के लिए कमर कस लेने की अपील की। लोगों के बीच में एक ऐसा संदेश भेजना है जहां इतने बड़े नेता, जिनका मैं समझता हूं कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो उनका लोहा नहीं मानती होगी, और उनके लिए अगर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाए तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए और मैं तो ये कहूँगा बहन जी को सामने आकर प्रेस वार्ता करके इसके लिए नेताजी के संदर्भ में क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जाति धर्म से उठकर लोगों की सेवा करने का काम किया। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।